हेलो एवरीवन, ये वीडियो है टारगेट 3 वाला। ठीक है, मैंने जो 2 टारगेट दिए थे उसमें जो पहला वाला टारगेट था उसमें कुछ लोगों ने कंप्लीट किया। जब मैंने उसका शेयर किया कि बाकी लोग कर रहे हैं, आप लोग भी करिए, तो सेकंड वाले टारगेट को लेकर के काफ़ी लोग आगे आए और उन्होंने भी अपने कॉम्पिटिटर्स को एक बड़ी टक्कर दी और उन्होंने भी टारगेट्स को कंप्लीट किया और कॉमेंट में बताया भी। अच्छा लगा कि कम से कम एक रेस जो है ना वो शुरू हुई, कम से कम आपने पढ़ना शुरू किया, कम से कम आप उस चीज़ को लेकर के एग्रेसिव हुए, ये नहीं कि बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो है ये टारगेट 3 है। इसमें क्या करना है आपको कि आपके 2 चैप्टर तो ऑलरेडी हो गए, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 आपका हो गया, यानी कि वन एवं वन्यजीव वाला और ये जो आपका सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व वाला है। अब आपको पॉल्यूशन और जल संरक्षण, यानी कि ये प्रदूषण और जल संरक्षण, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 इन दोनों को करना है। 3 घंटे आपको प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन वाले चैप्टर को देने हैं, जल संरक्षण 1 घंटे में हो जाएगा। तो 4 घंटे में बेसिकली आपकी 2 चैप्टर हो जाने चाहिए। अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपका कम समय में भी हो सकता है, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है या आपने ढंग से नहीं अगर पढ़ाई कर रखी है इन चैप्टर्स को लेकर के, तो आप 5 घंटे में कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 1 दिन नहीं लगना चाहिए, 2 दिन नहीं लगने चाहिए, इतना टाइम निकाल करके करिए, हो जाएगा। डायरेक्टली बात करता हूं कि कौन कौन सी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है और कहां से क्वेश्चन पुट होते हैं। चलो बात करते हैं। देखिए, ये वाला आपका आ गया प्रदूषण का चैप्टर, पॉल्यूशन का। अब इसमें सबसे पहले देखिए, इसमें जो आप छोड़ दीजिए कि इसमें क्या दिया है या किसी किताब में दिया है, आप खुद बताइए पॉल्यूशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। इतना ज्यादा न्यूज में चीजें चलती रहती हैं, सर्दियों में आपने देखा होगा पराली वगैरह जलती है तो उससे एयर पॉल्यूशन कितना ज्यादा होता है, या बहुत ज्यादा अगर जब ये जंगल वगैरह काटे जाते हैं तो उससे किस तरीके का पॉल्यूशन होता है, कितनी ज्यादा गैसेस निकलती हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन क्या होता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं धमाका वमाका हो गया, या जो ओशियन पॉल्यूशन है, मरीन पॉल्यूशन है, वो क्या होता है। तो इस तरह से करंट में बहुत सारी चीजें ऐसी चलती रहती है। जैसे अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले, मतलब 2-3 साल पहले की आई थिंक बात है, तो 2 शिप, मतलब एक शिप जा रहा था, कार्गो था बेसिकली वो, सो वो फंस गया था। ये जो आपकी स्ट्रेट है इधर मिडिल ईस्ट की साइड में, तो वहां पर स्वेज कैनाल जो है वहां पर वो फंस गया था। सो बहुत डर था कि उससे बहुत ज्यादा चीजें अगर वो नहीं निकल पाया तो फिर उससे बहुत ज्यादा ऑयल स्पिलिंग और ये सारी चीजें हो सकती है। सो मतलब न्यूज में ये सारी चीजें आप देखते रहते हो, तो कोई बहुत नया टॉपिक नहीं है। अब इसमें जो मेन क्वेश्चंस उठते हैं वो कहां से उठते हैं, पॉल्यूशन के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो यहां पर आपको डायरेक्टली ये जो थ्योरी है ना, बस यहां से लेकर के यहां तक है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ये आप देख लो। इसमें पॉल्यूशन के टाइप्स आपको बताए गए हैं कि कितने टाइप का पॉल्यूशन होता है, और ये जो टेबल है ना इसमें आपको सारे बताए गए हैं कि मतलब गैसियस पॉल्यूशन क्या होता है, जो डस्ट वगैरह से पॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर वाला कौन सा होता है, साउंड वाला कौन सा होता है, रेडियो एक्टिव वाला कौन सा होता है। देन उसके बाद में जो पॉल्यूशन के टाइप है उसमें ये वाले जो मैंने आपको अभी बताया ये फिजिकल बेसिस पे थे, फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना पॉल्यूशन के, उनके बेसिस पे थे। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो नेचुरल होते हैं, जैसे कहीं पे मान लो वोल्केनो फट गया, वोल्केनो इरेप्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो किसी ने किया नहीं है, वो मैन मेड नहीं है, वो नेचुरल है, तो ये कैटेगरी आ गई। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो एंथ्रोपोजेनिक होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपने इंडस्ट्री लगाई, वहां पर कुछ धमाका हो गया, अब उसमें से गैसेस निकल रही हैं, आग लग गई, तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं ये आपकी एंथ्रोपोजेनिक है। एंथ्रोपोजेनिक वाला जो है ना, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने यूपीपीसीएस का पेपर देखा होगा, तो अगर आपने पिछले 1-2 साल का पीवाईक्यू आपने लगाया हुआ है, जो कि आप लगा चुके हो 3-4 बार, मैंने आपको लगवाया भी हुआ है, तो आप जानते हो कि इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। अब कुछ कुछ होते हैं इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट के बेसिस पे। कहने का मतलब ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बायोडिग्रेडेबल होती हैं, यानी कि वो मैक्रो से माइक्रो मॉलिक्यूल में टूट जाती हैं। जैसे आप ऐसे समझो कि जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, कूड़ा कचरा नॉर्मल है, वो क्या होता है कि वो डिग्रेड हो जाता है। सो वो ऐसा नहीं है कि वो सिस्टम में बहुत समय तक रहता है, मतलब जो नॉर्मल जो इकोसिस्टम है, जो एनवायरनमेंट है, उसमें बहुत समय तक नहीं रहता है, वो डिग्रेड हो जाता है। लेकिन जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन को बंद करने की बात क्यों करते हैं, प्लास्टिक को बंद करने की बात क्यों करते हैं, क्योंकि वो डिग्रेड नहीं होती, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये आपके एनवायरनमेंट के बेसिस पे हो गए। तो अब आप समझ गए कि खेल क्या है, बस इसी को इन्होंने डिफरेंट कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है और उसका बताया हुआ है कि भाई जो धूल प्रदूषण है ये क्या होता है, गैसेस पॉल्यूशन क्या होता है, जो टेम्परेचर वाला प्रदूषण है वो क्या होता है, साउंड पॉल्यूशन क्या होता है, यही नॉइज वाला जो होता है बेसिकली, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है, जो वोल्केनिक इरप्शन वगैरह हो जाते हैं वो क्या होता है। अब इसमें जो सबसे मेन होते हैं ना, वो आपके होते हैं जो एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है एंड लैंड पॉल्यूशन है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा, देखो यार, अब ज्वालामुखी है ना, वोल्केनिक इरप्शन, ये बहुत ज्यादा नहीं फटेगा, ऐसा तो है नहीं कि आए दिन ये होता रहेगा। लेकिन जो वाटर पॉल्यूशन है, ये आप देख रहे हो कि नदियों में कितना ज्यादा वेस्ट मटीरियल, फीकल मटीरियल और बहुत तरह की चीजें, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सब नदियों में जाता रहता है। तो वाटर पॉल्यूशन तो हो ही रहा है। इसी तरीके से आप देख रहे हो कि जिस तरह से इतनी ज्यादा गाड़ियां हो गई हैं, और आपने देखा होगा अब बैटरी वगैरह पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा तो फ्यूल वगैरह जो होता है बर्न, हर इंसान गाड़ी से चल रहा है, इधर उधर ये वो, तो उससे एयर पॉल्यूशन कितना ज्यादा हो रहा है, जो गैसें वगैरह एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में जनरेट हो रही है, निकल रही है बार बार वहां पर, तो उससे एयर पॉल्यूशन आपका हो रहा है। लैंड पॉल्यूशन आप देख ही रहे हो कि इतने ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, इतने ज्यादा जो आपके
आपके डिफरेंट डिफरेंट फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं, उसमें इतने सारे केमिकल्स होते हैं, तो वो सब खेत में जैसे डाले गए तो वो धीरे धीरे लैंड में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो लैंड जो है वहां पर पॉल्यूशन हो रहा है। ये वाले 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने आपको अभी इतना 3-4 मिनट में भी मैंने आपको समझाया हुआ है ना, इन्हीं को इन्होंने डिफाइन किया हुआ है अलग अलग उसमें। अच्छा, जो क्वेश्चन है ना वो कुछ नहीं है, अगर आपने ये जो मैंने समझाया है अभी आपको, ये आपने समझ लिया और ये आपने पढ़ लिया, तो बस क्वेश्चन इसी के ऊपर इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये आप देख रहे हो एयर पॉल्यूशन, जो आप एयर पॉल्यूशन पढ़ोगे तो बस इसमें क्या है कि इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट आपको जो गैसेज हैं उनके बारे में बता दिया है, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, उनके बारे में बता दिया। ये भाई रट लेना, मतलब ये अगर जरा भी आपको इसमें अगर कोई डाउट हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। डायरेक्टली क्वेश्चन ही यहीं से पुट होता है। यहां पर आपको जो जो हाईलाइटेड चीजें दी गई है ना, अगर आपने उनको रट लिया, बस इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि जो पैन होता है ना, पैन प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये प्राइमरी होता है या सेकेंडरी होता है। जो आप बेसिक गैसें होती है ना, NO2 SO2, इन सब के बारे में आपसे पूछ लेगा। तो इनके बारे में अगर आपको क्लियरली आइडिया है कि ये किस तरह से करती हैं, ओजोन वगैरह से कितना होता है, क्या होता है, गैसेस के बारे में आप बेसिकली अगर जानते हो तो एयर पॉल्यूशन में आप कहीं भी नहीं फंसोगे। यही डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यही सब यहाँ पर दिया गया है। पीएच मैटर वगैरह के बारे में थोड़ा दिया गया है। तो पीएच स्केल जो पीएच क्या मतलब जो पर्टिकुलेट मैटर वाला जो होता है, जिसमें 2.5 और ये सब होता है ना, माइक्रो की इतने अगर कण हैं, इतने पार्टिकल का साइज है, तो इस कैटेगरी में आएगा। वही सब चीजें आपको दी गई हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। जो होता है ना कि जैसे दिल्ली में आपने बहुत देखा होगा कि वहां पर बताते हैं कि इसमें बहुत डेंजरस हवा हो रखी है वहां पर, देन वहां पर स्प्रिंकल वगैरह किया जाता है, पानी वगैरह का किया जाता है छिड़काव, सो दैट वहां पर पॉल्यूशन को कम किया जा सके। सो यही सारी चीजों को इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। मॉनिटरिंग का जो भी चीज होती है, यही मैंने आपको देखो यहाँ पर ही बताया हुआ है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वाला जो मैंने अभी आपको बताया ना, AQI वाला, कि किस तरह से उसको देखते हैं कि कितना डेंजरस हो रहा है कितना नहीं, यही सारी चीजें हैं। बाकी इन्होंने वही उसको एग्जांपल के थ्रू बताया हुआ है। जैसे देखो फ्लाई ऐश है, फ्लाई ऐश के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ये एयर पॉल्यूशन अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये आपका फ्लाई ऐश वाला क्वेश्चन हो, चाहे फिर आपका जो कोयले वोयले से रिलेटेड जो प्लांट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो पॉल्यूशन होता है, तो ये सब इसी में आ जाता है। बहुत बेसिक है, एक बार पढ़ लोगे ना ध्यान से, बस ये है कि आपका दिमाग खुला होना चाहिए। दिमाग में अगर आपकी 10 बातें चल रही हैं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में नहीं आएगा। और ये चीज ऐसी नहीं है कि कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट है, ये आप हाई स्कूल इंटर से पढ़ते चले आ रहे हो। ईवीएस आपने पढ़ी होगी, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा है। वही बेसिक चीज है और वही बेसिक चीज जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हो वही सब है, कोई नई चीज नहीं है। और डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से आते हैं, इसी के ऊपर इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो ज्यादा इससे परेशान नहीं होना है। थ्योरी आपने पढ़ ली तो ये सब आपका हार्डली 15 मिनट में हो जाएगा। इसके बाद में एसिड रेन आ जाती है। ठीक है, एसिड रेन बेसिकली 15 मिनट की चीज़ है। बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है एसिड रेन वाला, वही जो ताजमहल है और मथुरा में जो आपकी रिफाइनरी वगैरह है, सो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इंडस्ट्रियल पूरा जितना भी है कि वो गैसेस वगैरह रिलीज होती हैं, देन ऊपर पहुंच जाती हैं, देन बारिश होती है तो फिर वो उसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो वो एसिड रेन कहलाती है। तो उसमें कौन कौन से मेन जो गैसेस हैं या पर्टिकुलेट मैटर हैं जो उसको ऐसा कर रहे हैं, उसका जो रंग है ताजमहल का वो काला कर रहे हैं, या उसको थोड़ा सा वाइट से ऑफ वाइट कर दे रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें बहुत पुरानी है, कोई नई चीज़ नहीं है। ये आप हाई स्कूल इंटर से पढ़ते चले आ रहे हो। बस वही कॉन्सेप्ट है कि क्या होता है, कौन सा एसिड है, H2SO4 है, HNO3 है, बस इसी को आपको समझना है। ये आपने 15 मिनट में समझ लिया। बस इसी के ऊपर यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, जो दो चार जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका वाटर पॉल्यूशन आ जाएगा। वाटर पॉल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया कि डिफरेंट, मतलब आप खुद सोचो, आप इसको छोड़ दो कि यहाँ क्या लिखा हुआ है 1-1.5 पन्ने में। आप ये सोचो वाटर पॉल्यूशन कैसे हो सकता है। सिर्फ आंख बंद करो या एक पेन ले लो, कॉपी ले लो और उसके बाद आप 5 रीजन लिखो कि वाटर पॉल्यूशन कैसे हो सकता है। आप खुद बता दोगे कि भाई ये रीजन है। आप अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, आपका जो शहर है, आप उसमें ऑब्जर्व करो कि क्या ऐसे रीजंस हैं कि उनकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। आपको जो यहां पर लिखा हुआ है ना, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। और सीधी सी बात है, जब वाटर पॉल्यूशन होगा, जब मान लो कोई नदी है, कोई झील है, अब मान लो उसमें बहुत पॉल्यूशन है, तो भाई वहां पर जब ऑक्सीजन ही ढंग की नहीं है, तो इसी को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या देते हैं, इसी को आप केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या देते हो, मतलब रेस्पेक्ट में कि वहां पर किस चीज की बात हो रही है। तो वहां पर जो मछलियां वगैरह हैं, वहां पर जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनका जीना दूभर हो जाएगा ना, क्योंकि वो भाई सांस कैसे लेंगे, भाई ऑक्सीजन तो उन्हें भी चाहिए है ना, अच्छा खाना तो उन्हें भी चाहिए, तो वो कैसे रहेंगे गंदे में। सो वहां पर जब ऑक्सीजन की एकदम कम हो जाती है कंसंट्रेशन, तो कहीं ना कहीं वो प्राणी भी मरने लगते हैं। सो वही बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इन्होंने इसको समझाया हुआ है। जैसे BOD है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये पूछता है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है ये पूछता है, और जो आपका सुपोषण है ये आप पूछता है, आपका एल्गल ब्लूम क्या होता है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, एक बार आपने पढ़ लिया तो बस इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में वाटर पॉल्यूशन अगर होता है तो उससे बीमारियां कौन कौन सी होती हैं और कैसे इनको दूर कर सकते हैं। जैसे आपके घर के आसपास टंकियां होंगी बड़ी बड़ी, वो जो होता है सोसाइटी में, कॉलोनी में एक बड़ी सी टंकी होती है, तो उसमें पानी वगैरह को साफ करने के लिए नॉर्मली जो उसमें कीड़े ना पड़े और बेसिक चीज एक प्यूरीफायर का सिस्टम रहे, तो उसके लिए क्या करते हैं, क्लोरीन वगैरह मिला देते हैं। तो ये सारी जो बेसिक चीजें ना, बस यही अगर आपको आइडिया है तो आप समझ जाओगे। दामोदर नदी वगैरह जैसे जो झारखंड की निकलती है, तो वो उसको बायोलॉजिकल डिसर्ट क्यों कहते हैं, कैसे क्या है, क्यों उसमें इतना पॉल्यूशन हुआ, कैसे उसका इतना डीके हुआ, ये आपको देखना है। ठीक है, इसी से रिलेटेड बस ये क्वेश्चन है। अब ये मैं आपको समझा रहा हूं तो इसमें टाइम लग रहा है, वरना इसमें कुछ है नहीं। आप पढ़ोगे तो आप खुद जान जाओगे कि इसमें कुछ था नहीं,
इट्स जस्ट कि हम उसको लोटर कर रहे थे, उसको हम टाला मटोली कर रहे थे, टाल रहे थे। समुद्री प्रदूषण की बात आ जाती है, यानी कि मरीन पॉल्यूशन, भाई जो मैंने आपको पहले बताया था कि भाई कोई कार्गो जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि बाहर से जो भी आपके अदर कॉन्टिनेंट्स हैं, अदर कंट्रीज हैं, उनसे जो आपका सामान आता है वो ज़्यादातर आपका मरीन के थ्रू आता है, क्योंकि भाई ये सस्ता पड़ता है, ठीक है। सो कार्गो वगैरह के थ्रू आता है, शिप के थ्रू आता है। सो अब उसमें जैसे कोई चीज़ वहाँ पर जैसे लीक कर गई या पता लगा ऑयल पूरा उसमें हो गया, तो वहाँ पर जितने भी उस एरिया में जहाँ तक वो पानी में फैला, उससे फिर जो भी जानवर हैं, जो भी एक्वेटिक मरीन एनिमल्स हैं, उनके लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। और भी डिफरेंट तरह से जो नदियाँ हैं वो समुद्र में जाके गिर रही हैं, तो वो वहाँ पर मरीन पॉल्यूशन करती हैं। तो इसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं, बस वही रीजंस यहाँ पर बताए गए हैं कि कैसे क्या होता है। जैसे अगर मरीन में एसिडिटी, जो आपका समुद्र है, तो ओशियन में अगर एसिडिटी बढ़ेगी तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नुकसान होंगे, क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या होता है और क्या प्रॉब्लम आती है, मतलब क्या उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। तो ये बस ये आपको यहाँ तक इन्होंने समझाया हुआ है, इसी के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन आपने देखा होगा, आपका एग्जाम होता है, आपके घर के 4 कदम दूर पे भागवत चल रही होती है या कुछ और प्रोग्राम चल रहा होता है, किसी की शादी हो रही होती है, वो उसमें गाने बजा रहे होते हैं, तेरी आँखें दाइयों का जल, एंड बहुत सारे गाने, एंड उसमें बहुत लाउड वॉल्यूम पे होता है वो। सो आपके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या है, ये नॉइज पोल्यूशन है भाई। हर चीज़ का एक बाउंडेशन है उसमें कि आप इतनी लिमिट तक कर सकते हो, एक लिमिट है, एक बाउंड्री है कि ओके आप इतने मतलब इतना आपका रहना चाहिए 60 डेसिबल 80 डेसिबल, और इससे अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर वो कहीं ना कहीं हैम्पर करने लगता है, और वो माइंड के लिए भी सही नहीं है। स्पेशली जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है ना, उनके लिए, तो बच्चे के दिमाग के लिए जो उसकी वृद्धि है, उसके लिए तो इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। लेकिन वही बात है इंडिया में, एंड स्पेशली जो जितने भी ये सेंट्रल आपके और इधर ये यूपी बिहार वगैरह है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ भी चल रहा है, एकदम तेज वॉल्यूम में बजा रहे हैं, कर रहे हैं। वहाँ पर बच्चे का एग्जाम है, कोई ओल्ड एजेड लोग हैं, माता पिता हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो इतना शोर नहीं सहन कर सकते। तो यही सब ध्वनि प्रदूषण है। आप अपने आसपास देखोगे, आपको बहुत सारे ऐसे रीज़न मिल जाएंगे कि किन किन वजह से ये नॉइज पोल्यूशन होता है। बस वही आपको यहाँ पर इन्होंने बस लिख के दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ये बताया हुआ है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं और उनसे कितने डेसिबल का होता है। जैसे मान लीजिए कि जो जेट इंजन है उसकी आवाज़ जो होती है 120 dB होती है। जेट प्लेन का जो उतरता है जब वो, तो वो 150 तक जाता है। रॉकेट इंजन जो होता है 180 dB तक जाता है। बाकी जो ट्रक वगैरह है जो आपके घर के आसपास से निकलते होंगे मोरंग गिट्टी लेकर के, सो वो 80-85 dB तक जाते हैं। सो ये बेसिकली डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए कि अगर कोई फुसफुसाहट कर रहा है कान में, आप कोई सीक्रेट बात अपनी फ्रेंड को बता रही हैं, तो वो कितने का होगा, वो 30 dB का होगा। सो ये सब बेसिक चीज़ें, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो बस ये आपको पढ़ लेना है। एक बार पढ़ लोगे मैथ्स द फॉलोइंग में आएगा, कर लोगे। कुछ चीज़ें बहुत बेसिक है, जैसे ग्रीन मफलर है, तो ये किससे रिलेटेड है, नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड है। तो ये बस आप 4-5 क्वेश्चन जो यहाँ पर दिए हैं वो आपको कर लेने हैं। फिर ये लैंड पोल्यूशन आ गया, ये सॉइल पोल्यूशन आ गया। सॉइल पोल्यूशन का मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस तरह से सॉइल के थ्रू हो सकता है। यहाँ पर इन्होंने ये जो टेबल दी गई है ना, इसमें सॉइल पोल्यूशन के इफेक्ट्स बताए गए हैं। तो बस ये आपने अगर पढ़ लिया तो समझ लो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। और इसमें एक चीज़ और होती है कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं आपके, जो कीटनाशी वगैरह हैं, इनके जो नाम है बस ये एक बार रट लेना। इसमें और कोई मतलब और कुछ कोई तरीका नहीं है इसका समझने का। भाई नाम है, नाम रट लो। उसमें डायरेक्ट पूछेगा कि कौन कौन से ऐसे होते हैं जो सॉइल पोल्यूशन में हेल्प करते हैं और हानिकारक होते हैं ये, तो आपको नाम पता होना चाहिए। अगर 4 ऑप्शन आया तो उसमें आप एक हटा ले जाओ कि भैया ये नहीं होता है, ये होता है। तो ये नाम अगर आपको रटे हैं तो ही आप कर पाओगे। तो बस ये जो हाईलाइटेड है ना, इनको जरूर कर लेना। इसमें जो आपके लगेंगे 5-10 मिनट लगेंगे। बाकी जो आपके फर्टिलाइजर वगैरह है मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो सब यहाँ पर टेबल में लिखा हुआ है। तो वो जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मुश्किल से 5 मिनट का ये है, 5 मिनट का ये है, 5 मिनट का ये है, 15 मिनट में, 20 मिनट में, और 5 मिनट आप ये मान लो मतलब पढ़ने में इसको। तो 20 से 25 मिनट में आप इसको ढंग से पढ़ सकते हो। ये जो आपका एक पर्टिकुलर टाइप का जो पॉल्यूशन है, तो हर अगर पॉल्यूशन को आप 25-25 मिनट भी पढ़ोगे तो आई थिंक आपका 3-3.5 घंटे में ही हो जाना चाहिए। 4 घंटे भी ले लो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मतलब इतने में हो जाएगा। इसको लिए मत बैठे रहना। यही सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दी हुई हैं टेबल के थ्रू, एंड देन उन्होंने कुछ क्वेश्चन बताए हुए हैं। और जितनी भी चीज़ें यहाँ पर टेबल में बनी है ना, सब बेसिक है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग के 2-4 मिनट में समझाया था ना, बस वही है। एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। इसके बाद आ जाती है प्लास्टिक पॉल्यूशन की। वही मैंने जो आपको बताया था कि पॉलीथीन और को बंद करने की बात जो की गई है, बंद भी कर दी गई है। सो बहुत उसके पीछे बेसिक रीजन है ना कि वो डिग्रेड नहीं हो पाता है। आपने देखा होगा कि जो आपके घर के आसपास जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा रहता है, कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी में आसपास जरूर होगा, ठीक है। तो वहां पर आप देखना कभी ऐसे, मतलब ऑब्वियसली आपने ऐसे मन करके तो नहीं देखा होगा कि लाओ मन कर रहा है तो देखते हैं, बट ऐसे कभी नजर पड़ गई होगी तो आपने देखा होगा। तो वहां पर बाकी जितनी भी चीजें हैं वो ओवर द पीरियड डीके कर जाती हैं, डिग्रेड कर जाती हैं। यानी कि मान लीजिए कि वहां पर कोई अगर कूड़ा कचरा डाला गया है, सो ओवर द पीरियड यानी कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद आप देखोगे वो सूख गया है, डिग्रेड हो गया है। लेकिन जो पॉलीथीन वगैरह है वो एकदम ऐसे खिंची सी होंगी, एंड वो एकदम ओपन टाइप की होंगी। एंड ऑब्वियसली वहाँ पर गाय एंड ये जो बेसिक एनिमल्स हैं आपके, जो कुत्ते वगैरह हैं, ये सब जाते हैं, नोचते वोचते हैं, सो वो ऑब्वियसली पैकेट वगैरह फट जाते हैं, तो वो और ज़्यादा मेसी हो जाता है, एंड इट डजंट लुक गुड। सो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप उससे ऑब्जर्व करो तो वहाँ पर पॉलीथीन वैसी की वैसी ही रहती है।
इतना, जबकि सब उसको चीड़ फाड़ रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं। सो वही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको प्लास्टिक की फॉर्म में, पॉलीथीन की फॉर्म में सब दिख जाती हैं। तो वही उसमें बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको देख लेनी है कि एक्चुअली प्लास्टिक होता क्या है, पॉलीथीन बनती किससे है, किस टाइप के पॉल्यूशन है, पॉलीमराइजेशन होता क्या है। तो बेसिक आपने अगर पॉलीमराइजेशन का कॉन्सेप्ट देख लिया, मुश्किल से 8 लाइन का है ये, उसके बाद आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ में ऐसा नहीं होगा कि समझ में ना आए। इसी से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद में आपका रेडियो एक्टिव और जो गैसेस पॉल्यूशन है वो आ जाता है। तो जो रेडियो एक्टिव आपके सब्सटेंसेस होते हैं वो एटमॉस्फेयर में जितना ज़्यादा जाएंगे तो वो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन करेंगे। बहुत सारी ऐसे गैसें होती हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, तो वो जो गैसेज हैं बस उनके नाम आपको पता होने चाहिए। ये यहाँ पर बेसिकली एक छोटी सी टेबल बनी हुई है कि क्या क्या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के इफेक्ट होते हैं। तो इसमें बस आपको इफेक्ट देख लेने हैं कि भाई एक तो होता है फिजियोलॉजिकल लेवल पे, एक होता है जेनेटिकली, कि मतलब जैसे मान लीजिए, जैसे आपने एक देखा होगा कि बम गिरा दिया गया था जो नागासाकी पर जो हमला हुआ था 1945 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो उससे क्या हुआ था, कई सदियों तक, कई सालों तक वहाँ पर जापान में जो बच्चे हो रहे थे उनको डिफॉर्मिटीज़ होती थी, उनको जेनेटिक इश्यूज़ होते थे, उनको इनहेरिटेंस में ही कुछ कुछ बीमारियाँ मिलती थी। सो यही बेसिक चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई हुई हैं कि भाई जेनेटिक लेवल पे क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं और फिजियोलॉजिकल लेवल पे क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, ऑर्गन्स वगैरह में क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा जैसे ये आपका भोपाल गैस त्रासदी वगैरह है जो आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव वगैरह की लीकेज वगैरह की वजह से हुई थी। सो इसमें क्या हुआ था, किस वजह से हुई थी, मतलब वहाँ पे फिर क्या हुआ, कौन सी गैस बेसिकली थी। तो यही 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, बस उनको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद में आपको ये एक टॉपिक मिल जाता है जैव उपचार का, यानी कि बायो रेमेडिएशन का। बेसिक कॉन्सेप्ट है 5 लाइन का, 5 लाइन का कॉन्सेप्ट है, इसको आपने समझ लिया। और ये टेबल है, इसी को इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि मतलब दो तरह, देखो बायो रेमेडिएशन जो है ना, ये 2 तरीके का होता है। एक होता है इन सिटू, एक होता है एक्स सिटू। इन सिटू एक्स सिटू में बेसिक मतलब समझ लो, इन सिटू मतलब जहां पर जो चीज है उसको वहीं के वहीं आपने अगर सिस्टम उसका बना दिया, वहीं के वहीं उसको सेट कर दिया, वहीं के वहीं ठीक कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड इन सिटू। अगर किसी चीज को आप बाहर ले जाकर के कर रहे हो, दैट इज एक्स सिटू। ऐसे समझो कि मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, जैसे मान लो कोई जानवर है, ठीक है, अब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में कहीं पर रह रहा है। अब आपने उसकी जो संख्या है वो नहीं बढ़ रही है, उसका नंबर जो है दैट इज वेरी लेस। अब आपको उसकी ब्रीडिंग करानी है, आपको उसकी संख्या बढ़ानी है, सो दैट उसको कंजर्व किया जा सके। भाई अगर एक इंसान है, एक की अगर पोचिंग कर ली तो गए, फिर वो स्पीशीज गई ना, वो तो गायब हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। तो होता क्या है कि फिर उसकी ब्रीडिंग कराई जाती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से पूरी साइकिल चलती है और ये हर जगह चलता है। तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जैसे मान लीजिए कि नेशनल पार्क है या वैसा है, तो वहाँ पर तो ये चीज़ें थोड़ा कंट्रोल वे में उतना नहीं हो पाती है। लेकिन जैसे जू है, तो जू में क्या होता है कि ये ब्रीडिंग करवाई जाती है, प्रॉपर उनको अलग बाड़े में रखा जाएगा, देन उन पर ध्यान दिया जाएगा, तो इस तरह से कंजर्वेशन आगे चलता है, वो पूरी प्रोसेस होती है। सो दैट इज कॉल्ड इन सिटू। तो जिसमें आप वहीं की वहीं कर रहे हो वो इन सिटू है, जिसमें आपको बाहर ले जाकर के कुछ सिस्टम बनाना पड़ रहा है, बहुत अलग से मेहनत करनी पड़ रही है, अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड एक्स सिटू। तो इसी तरह से इन सिटू और एक्स सिटू बायो रेमेडिएशन की टेक्निक भी होती है। तो उसमें आपको इन्होंने 3-4 जो टेक्निक जो नाम है, जैसे कि बायो ऑगमेंटेशन क्या होता है, बायो वेंटिंग क्या होता है, इसी तरीके से एक्स सिटू की जो प्रोसेस होती है उसमें आपको कंपोस्टिंग दिखता है, लैंड फार्मिंग दिखता है, बायो पाइल्स दिखता है, बायो रिएक्टर दिखता है। तो बस ये 4 कीवर्ड जो है ना, बस ये आपको पता होने चाहिए कि इन सिटू में क्या आता है, एक्स सिटू में क्या होता है। उसी के बस इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन कोई मतलब नहीं है, आपने अगर ये थ्योरी पढ़ ली, इसमें आपको आधा घंटा लगेगा, मतलब इसको आप एडिशनल इसके लिए आधा घंटा ले सकते हो। पॉल्यूशन वाले चैप्टर के अलावा ये जो बायो रेमेडिएशन है, आधा घंटा इसमें आप ले सकते हो। इसके बाद में आपको देखने को मिलता है यूरो स्टैंडर्ड्स, ये भी कम से कम 20-25 मिनट का है। ये 20-25 मिनट में इसको आप एक बार ढंग से पढ़ लोगे कि यूरो स्टैंडर्ड्स हैं क्या, उनको आपने एक बार पढ़ लिया, बस उसी के 4-5 इन्होंने क्वेश्चन दिए हैं। देन उसके बाद में अच्छा इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखो बायो रेमेडिएशन से तो क्वेश्चन आता है, तो ये पढ़ लेना। यूरो स्टैंडर्ड से ज़्यादा क्वेश्चन अभी नहीं आते हैं, यूपीएससी वगैरह में आते हैं, यूपीपीसीएस वगैरह में नहीं आते हैं। लेकिन जो पॉल्यूशन और उससे जो होने वाली बीमारियां हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सो पॉल्यूशन में जितनी भी चीज़ें आती हैं, मतलब जो बीमारियां आती हैं, वो किस वजह से हो रही हैं, क्या रीज़न है उसका, क्या उसका फैक्टर इंपॉर्टेंट है उसके पीछे, वो आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये रट लेना। इसमें अगर आधा घंटा सेपरेटली ले रहे हो ना, तो मैं मना नहीं करूँगा, ले लो, लेकिन ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि किस वजह से क्या हो रहा है। जैसे मान लो कि एस्बेस्टस है, तो एस्बेस्टस की वजह से क्या हो रहा है। अगर लेड है, लेड अगर बहुत ज़्यादा होता है तो लेड की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है, या जो आपकी फ्लोराइड है, फ्लोराइड की वजह से क्या बीमारी होती है, क्या प्रॉब्लम हो जाती है। देन आपका जो एफ्लाटॉक्सिन होते हैं, फूड पॉइजनिंग वगैरह जिनसे हो जाती है, सो वो क्या होते हैं, उनसे किस तरीके की बीमारी वगैरह हो जाती है। जैसे जो आपने देखा होगा कि जो ये ब्रेड वगैरह है, इनको आप 2 दिन रखा छोड़ दो, भूल जाओ, आपने कहीं पे रखा आप भूल गए, उसके बाद में उसमें जो फंगस वगैरह लग जाती है, तो वो सब आपका एफ्लाटॉक्सिन में आ जाता है। उसमें क्या होता है कि फिर आपको वो फूड पॉइजनिंग कर देगा। कभी शायद आपको हुई भी हो, तो आपको उसमें पता नहीं लगा होगा कि इसको क्या बोलते हैं, बट इसको यही बोलते हैं। सो यही सब बेसिक चीज़ें, इसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे पीओपी है, पीओपी बहुत पूछता है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, तो ये क्या होते हैं, इनका क्या मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो वो अगर आपने एक बार पढ़ लिया, तो इससे रिलेटेड जो स्टॉकहोम कन्वेंशन भी है ना पीओपी पर, वो आपसे बहुत पूछी जाती है, तो वो आपको यहीं की यहीं मिल जाएगी, तो आपको वहीं की वहीं रट लेना है। बस इसी के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। बाकी तो ये प्रदूषण का जो ये विविध वाला है, मिसलेनियस, ये वही है जो आप पीछे पढ़ते आ रहे हो ना,
ना, वही चीज़ें हैं। इसके बाद इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। अब इसके बाद आ जाता है आपका जल संरक्षण यानी कि वाटर कंजर्वेशन। अब आप खुद पूछो, आप इसमें मत देखो कि इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ एक पन्ने में, ये जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आप खुद सोचो कि वाटर कंजर्वेशन आप कैसे कर सकते हो और आपके वाटर के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको आपको बचाना है। इससे रिलेटेड कौन कौन सी नेशनली और इंटरनेशनली बॉडीज हैं यानी कि अथॉरिटीज़ हैं जो वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करती हैं। बस वही बेसिक चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और पानी को बचाने के लिए, पानी को कंजर्व करने के लिए, पानी का वेस्टेज ना हो उसको रोकने के लिए कौन कौन से ऐसे दिन हैं जिनको कॉमेमोरेट किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस, कि भाई जागरूकता है, लोग पानी न वेस्ट करें। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं अपने घर के बाहर, उन्होंने जैसे शाम को बोर हो रहे हैं, अब उन्होंने कहा क्या किया जाए, धूप चली गई है, कोई काम तो है नहीं, चलो ऐसा करते हैं गेट के बाहर पानी डालते हैं। अब ठीक है, चलो उससे मिट्टी नहीं उड़ती है और एक बेसिक ठंडा ठंडा हो जाता है, हवा आएगी तो आपके यहाँ अच्छा हो जाएगा। बट अगर सोच के देखो, जहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ पर आज की तारीख में लोग पहाड़ों से 2-2 किलोमीटर पानी लेने जा रहे हैं, या इधर उधर राजस्थान वगैरह में अगर आप आज भी देखोगे बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ पर पानी की किल्लत है, तो ऐसे केसेस में जब तक बहुत जरूरी ना हो तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। भाई अल्टीमेटली वो रिसोर्सेज हैं, एक ना एक दिन वो खत्म हो ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कभी खत्म ही नहीं होंगी। सो वही है, थोड़ा सा अवेयरनेस की बात है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। भाई आप नहाने धोने में और जो बेसिक आपकी जो बेसिक एमिनिटीज़ में, प्रेमाइसेस में चीज़ें आती हैं, आप उनको यूज़ करो। कोई हार्म नहीं है उसमें, इतना है, इतना प्रकृति ने हमें दिया है। लेकिन अगर आप अननेसेसरी उस चीज़ को वेस्ट करोगे, जैसे आपने देखा होगा कहीं पर कोई होटल बनता है, कोई 5 स्टार कोई चीज़ ऐसे बन रही है, कोई और बिल्डिंग बन रही है, उसमें जो भी लेबर वगैरह जो लगी होती है, तो वो सुबह जैसे अपना नहाए आएंगे उसके अंदर टंकी खुली छूट जाएगी एंड 1-2 घंटे तक वो टंकी में पानी ऐसे ओवरफ्लो होता रहता है। तो ये सब क्या है, ये सब वेस्ट हो रहा है, डायरेक्ट वेस्ट है। इसका क्या मतलब फायदा है, कोई फायदा है इसमें? तो वो उतना लैंड में जा भी नहीं पाता है। ऐसा भी नहीं है कि वो ग्राउंड वाटर डिपोजिशन हो जाएगा, ग्राउंड वाटर रिस्टोरेशन हो जाएगा, वो भी नहीं होता है। वो बेसिकली होता है आपके पानी बरसने से। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली। तो अवेयरनेस वगैरह बहुत जरूरी है, तो उससे रिलेटेड जो डेज वगैरह हैं वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इसके बाद में बात आ जाती है आपकी जल प्रदूषण और उसकी रोकथाम, यानी कि जो वाटर पोल्यूशन वही आपने पीछे पढ़ा था ना, उसको रोकने के लिए उपाय क्या क्या हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जो प्रोसेस होती है कि जो आपका पानी वानी वगैरह जो बोतलें आपकी पैक की जाती हैं बिस्लेरी वगैरह की, उनको कैसे साफ करके कैसे उसको भरा जाता है, ये सब दिया हुआ है। बाकी जो ये है आपका कि मैंने आपको बताया था ना, टंकी वगैरह होती है तो उसमें क्लोरीन मिला देते हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिनके थ्रू किया जाता है। आपके घर में आरओ लगा होता है, तो वही जो बेसिक चीज़ें हैं ना कि कैसे पानी को साफ करेंगे बेसिकली, वो यहाँ पर इन्होंने रोकथाम के थ्रू बताया हुआ है। जो बॉडीज़ बनी हुई हैं, जो कन्वेंशन है, वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। वाटर प्रदूषण का जो जो आपका वाटर पोल्यूशन का जो एक्ट है 1974 वाला, ये आपको इसमें यहाँ पर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे, इसी से रिलेटेड बस क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। फिर वही वाटर कंजर्वेशन है, इसमें आपको भाई इसमें बेसिक चीज़ें आ जाएंगी, कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन सी आपकी नदियाँ हैं। तो अपनी स्पेशली यूपी की जो मेन झीलें हैं उनको आपको देख लेना है। इसके अलावा और भी जो मेन स्टेट्स में हैं, जैसे मान लीजिए कि उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में भीमताल है, नैनीताल है, खुरपा ताल है, नौकुचिया ताल है। तो ये सब जो मेन बेसिक है, इनका आपने देख लिया। तमिलनाडु में आपको ऊटी है, कोडाइकनाल है, जैसे माउंट आबू है तो वहाँ पर नक्की झील है। इस तरीके से उदयपुर जो है वहाँ पर पिछोला झील है, फतेहसागर झील है। एक बार पढ़ लोगे दिक्कत नहीं होगी, याद रहेगा। तो ये कुछ बहुत बेसिक चीज़ें इन्हीं से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए। यहाँ पर आपका फिर कहा जाता है गंगा का संरक्षण, यानी कि जो गंगा को कंजर्व करने की बात करते हैं, गंगा नदी की, तो इसमें जो अथॉरिटी है उसका आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन सी अथॉरिटी है, कौन से इससे रिलेटेड एक्ट बने थे, क्या इसमें चीज़ें की गई थी। यानी कि जो गोमती का एक्शन प्लान है वो क्या है, गोमती का, यमुना का, मतलब बेसिकली नदियों को बचाने के लिए जो प्रयास अभी तक किए गए ना, वही सारी चीज़ें हैं। इनमें सब में आप आधा घंटा 1 घंटा ले सकते हो, मतलब जैसे जल संरक्षण है, आधा घंटा इसमें आपको लगेगा। कोई चीज़ें नई नहीं है, पढ़ी हुई है, लेकिन आधा घंटा आपको लगेगा। इसके अलावा जो मैंने आपको अभी जल संसाधन, ये वाटर रिसोर्सेज वाला बताया था, इसमें भी आधा घंटा आपको लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देखो, गंगा संरक्षण आधा घंटा, तो इस तरह से कुल मिलाकर के 4 घंटे में आप ये कर सकते हो। 4 से 5 घंटे चला जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 5 घंटे में कर लेना है इसको। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। 2 चैप्टर आपके एक दिन में अगर ये आपने ये 5 घंटे में कर लिए, तो इस तरह से आप देखते हो कि आपका 6वां चैप्टर, 7वां चैप्टर और उसके बाद आपका ये 9वां और 10वां चैप्टर, 4 चैप्टर आपके तैयार हो गए। अगली बार जब उठाऊंगा तो इसमें आपको जो आपका ये बायोडाइवर्सिटी वाला और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला, क्लाइमेट चेंज और ओजोन डिप्रेशन, इन 3 चैप्टर का बता दूंगा कि इनमें किस तरह से आपको टारगेट करना है। ये अगर आपने कर लिया तो मेजर पॉल्यूशन का चैप्टर आपका समझ लो खत्म हो जाता है। फिर आपका बस ऊपर का रह जाता है जो आपका एनवायरमेंट में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है और इकोसिस्टम आता है, जिसमें वो फूड चेन वगैरह आता है ना, कि शेर बकरी को खाता है, बकरी घास खाती है, तो वो वाली चीजें। तो वो सब बहुत बेसिक चीजें हैं, वो भी आपने पढ़ी हैं। बट उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो जैसे नाम पूछ लेता है, कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट वगैरह है उनकी किताबें पूछ लेगा, जैसे साइलेंट स्प्रिंग है वो किसने लिखी है, या जो टर्म्स हैं जैसे इकोसिस्टम है तो ये नाम किसने दिया है, बायोडाइवर्सिटी है तो ये टर्म किसने दिया है। तो ये सारी चीजें जब आती है ना, वो थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाता है। आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। इसके अलावा बस एक चैप्टर और बचेगा आपका अल्टरनेटिव एनर्जी वाला, ये जो वैकल्पिक ऊर्जा वाला है, इसका फिर बाद में बता दूंगा। तो बेसिकली आपके 4 चैप्टर तैयार हो जाएंगे। 5 घंटे आपके पास है, 5 घंटे में ये 2 चैप्टर करके रिपोर्ट करो। ठीक है, पहली बार अगर यूट्यूब पर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, अनु चतुर्वेदी UPPSC है। थैंक यू सो मच।